नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के सेंटर एग्जाम क्वेश्चन की। ठीक है, जो आपके एग्जाम होने वाले सेंटर उसका यह पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसमें बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आपको बिहार बोर्ड के सिलेबस से बाहर है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो टोटल आपके 100 प्रश्न हैं। तो मैं जल्दी करूँगा, आपको ऑप्शंस पे ध्यान रखना है। मैं ऑप्शन नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। तो पहला प्रश्न आपका है, यह किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, यह किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो दोस्तों, यह कथन आपका गिलक्राइस्ट का है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 डेविड स्टर्न हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है, किसने कहा कि राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र से पहले बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है। ठीक है दोस्तों, क्या प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र से बहुत पहले हुआ है, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है। तो दोस्तों, यह कथन आपका अरस्तु का है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीति और राजनीति वर्तमान इतिहास है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा प्रश्न, यह किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है। तो दोस्तों, यह कथन आपका सीले का है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत के कुछ प्रश्न आपको अजीब लगेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस बिहार बोर्ड के सिलेबस से नहीं है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अजीब लगेगा। आप किताब खोज लीजिएगा, आपको किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, किसने कहा इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या है प्रश्न, किसने कहा इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। तो दोस्तों, यह कथन आपका सीले का है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये तो सबको पता होगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो कटिल ने लिखी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है, राज्य के आवश्यक तत्व कौन से है। ठीक है दोस्तों, राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो दोस्तों, राज्य में आपका भूभाग होता है, जनसंख्या होता है, सरकार होता है और संप्रभुता होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं। 4 आवश्यक तत्व है और ये चारों है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किसने कहा राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है। ठीक है दोस्तों, किसने कहा राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है। तो दोस्तों, यह कथन आपका गार्डनर का है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह कथन गार्डनर का है। ओके, नेक्स्ट आपका है, लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, यह पुस्तक हॉब्स ने लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है। ठीक है दोस्तों, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है। तो दोस्तों, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास सामान्य इच्छा में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका है, आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक कौन थी। क्या प्रश्न, आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक है, यानी कि कौन है प्रवर्तक, ये पूछ रहा है। ठीक है, आधुनिक युग के संप्रभुता के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों, आधुनिक युग के संप्रभुता के प्रवर्तक आपके लास्की है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश बताया है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश बताया है। तो दोस्तों, यह बताया है आपका हॉब्स ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं। ठीक है,
ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं, क्यों करते हैं? तो कानून के कारण यह पालन करते हैं, यह ऑस्टिन का कथन है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, क्या प्रश्न है? राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है, क्या होता है? तो राज की संप्रभुता, सॉरी राजा का नहीं होगा, एक मिनट, ठीक है। राजनीतिक संप्रभुता का होता है जनता की संप्रभुता हो जाएगा। अगर यहाँ पे राज्य रहता तो आंसर राज्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा है राजा लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? जनता होगा। लेकिन फिर भी अब इसको डाउट में रखिएगा, इसको आप नेगलेक्ट करके चलिएगा, क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है? ठीक है दोस्तों, लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो संप्रभुता का निवास कहाँ होगा? जनता में होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसको भी आप लोग मत बनाइएगा, कोई और क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है? तो अस्थायित्व, परित्याज्यता, अविभाज्यता तथा निरंकुशता, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। कोई भी क्या है? संप्रभुता का गुण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? ठीक है दोस्तों, रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों रूसो की पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही उसने संप्रभुता के सिद्धांत को दिया है। नेक्स्ट आपका है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी, यानी यह कब लागू किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो लागू हुई थी वो आपका 1997 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है यह किसकी युक्ति है? कानून संप्रभु की आज्ञा है। ठीक है दोस्तों, क्या प्रश्न है? यह किसकी युक्ति है, यानी यह कथन किसका है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, ठीक है। तो दोस्तों कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन ऑस्टिन का है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की बुलंद किया गया था? ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा यह आपका फ्रांस की क्रांति का नारा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यह फ्रांस की क्रांति का नारा था। अगला आपका है न्याय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ठीक है दोस्तों, न्याय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों यह जज से उत्पन्न हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जज से ही जस्टिस बना है, ओके। नेक्स्ट आपका है परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है दोस्तों, क्या है प्रश्न कि परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है? तो इसमें से आपका लास्की परंपरागत नहीं है, ये आधुनिक प्रवक्ता है, ठीक है। ये लास्की क्या है? आधुनिक प्रवक्ता है, और यहाँ पे पूछा है परंपरागत उदारवाद प्रवक्ता कौन नहीं है, तो लास्की आधुनिक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं? ठीक है दोस्तों, नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं? तो दोस्तों नागरिक अधिकार देश के नागरिक को भी मिलता है और कुछ अधिकार विदेशी को भी मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों अधिकार मिलता है, नागरिक और विदेशी दोनों को मिलता है। सारे अधिकार नहीं, लेकिन कुछ अधिकार विदेशी को भी प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, इसलिए हम दोनों के साथ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट आपका है अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है? ठीक है दोस्तों, अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है? तो दोस्तों हमारा जो कोई भी कानून अगर लागू होता है तो कौन करता है? वो कार्यपालिका लागू करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई भी कानून बनाना और लागू करना किसका काम होता है? बनाना विधायिका बनाता है, लेकिन लागू कौन करता है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका कौन होता है? सरकार होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, ठीक है। फिर भी लेकिन आप इसको मत बनाइएगा, आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में इसको नहीं बनाइएगा, छोड़ के जाइएगा, दूसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह स्वतंत्र बंधनों में रहता है? ठीक है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह स्वतंत्र बंधनों में रहता है? तो दोस्तों यह कथन आपका रूसो का है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? ठीक है दोस्तों, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? तो संघात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, संस्थात्मक है, यानी इनमें से सभी होगा, ठीक है।
भारतीय शासन व्यवस्था में ये सभी गुण आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका है संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो संविधान सभा की रचना 1946 में हुई थी। ठीक है, और 1946 में जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड बेबल था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हम जानते हैं टेम्पोररी जो अध्यक्ष बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट आपका है 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, सभी को पता है 26 जनवरी क्या होता है, गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार शामिल नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं रह गया, यह कानूनी अधिकार हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समानता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सारे क्या है आपके मौलिक अधिकार आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यह गड़बड़ दे दिया है, राइट टू रिलीजन धर्म का अधिकार दे दिया है, लेकिन वो थोड़ा शब्द गलत है, लेकिन फिर भी उसको मान के चलेंगे, संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति का अपनाया जाता है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस मत पद्धति यानी किस प्रणाली द्वारा होता है, ये बताया गया है आपको। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है दोस्तों, वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होती है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। ठीक है दोस्तों, किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया, तो दोस्तों यह हो जाएगा GDH कॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, GDH कॉल ने ही कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। नेक्स्ट आपका है भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अंग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो दोस्तों जैसे ही सामूहिक रूप से लगा देगा तो आपका लोकसभा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामूहिक रूप से किसके प्रति होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति को प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, या हो सकता है व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति दिया होगा ऑप्शन में, लेकिन सामूहिक रूप से होगा लोकसभा के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहां वह आवश्यक समझे। तो दोस्तों अपने विवेकानुसार कौन काम करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है, तो राष्ट्रपति का कार्य राज्य में राज्यपाल करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने विवेक के अनुसार राज्यपाल काम करता है जब आवश्यक उसको लगता है तो। ठीक है, और यही काम केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राज्य में राज्यपाल करते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, अभी जस्ट हम लोगों ने किया है, केंद्र वाली बात था तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी था, लेकिन जब राज्य की बात आता है, राज्य का मंत्रिपरिषद है, तो ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, जो काम केंद्र में लोकसभा का होता है वही काम राज्य में विधानसभा का होता है, तो राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई। ठीक है दोस्तों, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो दोस्तों सबसे पहली बार जो द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित किया गया था वो आपका 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, एक आपका केंद्र और दूसरा प्रांतों में लागू किया गया था यह व्यवस्था, तो इसे दोहरी व्यवस्था या फिर द्वैध शासन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था सबसे पहले
लागू किया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आपका है किसी राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, किसी राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बात हो रही है राज्य की विधानसभा की, तो राज्य की विधानसभा को निलंबित राज्यपाल करते हैं। ठीक है, किसके सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, लेकिन करता कौन है, राज्यपाल करता है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। वही अगर केंद्र की बात होता, ठीक है, अगर केंद्र की बात होता तो आंसर राष्ट्रपति होता, लेकिन यहाँ बात किया है राज्य की, इसलिए आंसर राज्यपाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसके पास है। तो दोस्तों अगर राज्य पे यहाँ बात होता है तो विधान परिषद नहीं दिया गया है, विधानमंडल नहीं दिया गया है, तो हम संसद के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसको एग्जाम में मत बनाइएगा, छोड़ के जाइएगा, कोई और क्वेश्चन बना लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको 50 से मतलब है, 50 सही हो जाएगा कोई भी। ठीक है, अगला आपका है भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्योंकि। तो दोस्तों भारत की संघीय व्यवस्था क्यों है लचीली है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपातकाल में एकात्मक हो सकती है, हो सकती नहीं, हो जाती है। ठीक है, और केंद्र राज्यों के बीच सहयोगी संस्थाएं हैं, ये भी दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक चुनना है, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर दोस्तों छोड़ के चलिएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर केंद्र राज्य सहयोगी संस्था है। ठीक है, तो हम लोग 4 के साथ जाएंगे फिलहाल, लेकिन इसको आप नेगलेक्ट करके चलिएगा, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है। तो दोस्तों यह गांधी जी के ग्राम स्वराज पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कौन सी व्यवस्था संविधान की सजीव दस्तावेज के रूप में रखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी व्यवस्था संविधान की सजीव दस्तावेज के रूप में रखी जा सकती है, तो ये आपका हो जाएगा डेमोक्रेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है, तो वैज्ञानिक समाजवाद, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षवाद। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षवाद हम पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष मान लेते हैं, इसलिए इसको हम सही मान के चलेंगे। हम लोग जाएंगे वैज्ञानिक समाजवाद के साथ। वैज्ञानिक समाजवाद जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है संविधान में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे, लेकिन आप लोग एग्जाम में इसको मत बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अंबेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर जोर दिया है। ठीक है दोस्तों, अंबेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर जोर दिया है, तो दोस्तों अंबेडकर साहब सामाजिक न्याय पर ज़्यादा जोर देते थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किसके विचार में न्याय का अर्थ श्रम विभाजन व कार्यों का विशेषीकरण है। ठीक है दोस्तों, किसके विचार में श्रम विभाजन व कार्यों का विशेषीकरण है, तो ये आपका प्लेटो का विचार है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व को मूल्यों को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों को जोड़ती है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कानून। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसके राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको एग्जाम में मत बनाइएगा। नेक्स्ट आपका है अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है, तो ये आपका राज्य का कानून होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, तो जाहिर सी बात है राज्य प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है। ठीक है सर, राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है, तो दोस्तों जो देशद्रोही होगा उसको हम नागरिकता से वंचित कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय है।
ठीक है दोस्तों, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्टी है, मिसप्रिंट लगता है हमको, लेकिन इसका आंसर प्रशासनिक निकाय होगा। ठीक है, क्या है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक तरह से प्रशासनिक निकाय है जो इंटरनेशनल लेबर के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। ठीक है, यूरोपीय संघ का गठन किया गया था, आखिर क्यों किया गया था ये पूछ रहा है आपसे। तो यूरोपीय संघ का गठन आर्थिक एकीकरण हेतु किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो हम सभी को पता है सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो थाईलैंड आपका सार्क का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, क्या होते हैं ये आपको बताना है, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचित गलती से ही मत मार दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है 21वीं सदी में दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र का अंत हुआ था। ठीक है दोस्तों, 21वीं सदी में दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र का अंत हुआ था, तो दोस्तों नेपाल में राजतंत्र का अंत हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके दोस्तों, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। अगला है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों भारत के दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हम जानते हैं MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था, यानी कि वर्तमान में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में बहुत सारे दल होते हैं, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था, यानी कि उद्देश्य क्या था। ठीक है दोस्तों, 1971 में बने महागठबंधन का उद्देश्य क्या था, तो महागठबंधन का उद्देश्य इंदिरा हटाओ था। याद रखिएगा दोस्तों, महागठबंधन का उद्देश्य क्या था, इंदिरा हटाओ। ठीक है, और इसी के विपरीत में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, जिस वजह से इंदिरा गांधी जीत गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ महागठबंधन का उद्देश्य पूछा है, तो महागठबंधन का उद्देश्य इंदिरा हटाओ था, इंदिरा गांधी को सरकार से हटाना था, ये उसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किसे वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, किसे वामपंथी की पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है, तो इसमें से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को हम वामपंथी पार्टी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो दोस्तों यह क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक हमको चुनना है, जबकि चारों भाषा को क्या हुआ था, जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपका क्या है, ये चारों भाषा, ठीक है, डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो, ये इन चारों भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। लेकिन यहाँ पे कोई एक ऑप्शन नहीं चुन सकते हैं, इसलिए यह ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अगर रहता इनमें से सभी तो आपका आंसर इनमें से सभी होता, लेकिन यहाँ पे एक चुनना है, तो एक हम नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि यह सारे के सारे क्या है, भाषा जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। ओके, ध्यान रखिए इस बात को। नेक्स्ट आपका है 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो दोस्तों 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। ठीक है, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, तो हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। ओके, नेक्स्ट है पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी थी। ठीक है दोस्तों, पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी थी, तो दोस्तों याद रखिएगा 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला है ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था, तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों यह कोपेनहेगन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है, यानी कि वीटो शक्ति प्राप्त है, कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है, तो दोस्तों याद रखिएगा वीटो शक्ति आपका 5 देशों को प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो हम जानते हैं दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा किससे जुड़ा हुआ था, तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है 1955 का बाडुंगा सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ बाडुंग लिखा हुआ है, बाडुंगा होता है। ठीक है, तो 1955 का बाडुंगा सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों यह सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत में लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं सरदार वल्लभ पटेल को, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किसे राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है, तो दोस्तों उत्तराखंड का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है, यह सामरिक महत्व के आधार पर इसका निर्माण किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी सारे भाषा के आधार पर बने हुए राज्य है। अगला आपका है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका है सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष देश में लागू हुआ था, तो दोस्तों सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो 1885 में हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी, तो नई आर्थिक नीति की शुरुआत भारत में 1991 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में है। ठीक है दोस्तों, बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में है, तो दोस्तों बोडोलैंड असम में है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है परमाणु अप्रसार संधि पर किस राष्ट्र ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राष्ट्र ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो भारत परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किया था, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। ठीक है दोस्तों, यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था, तो दोस्तों यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत में अब कितने राज्य हैं। ठीक है, भारत में अब कितने राज्य हैं, तो हम जानते हैं कश्मीर राज्य हट गया है, तो बचा कितना 28 राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, अगला है सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी, यानी कि सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है सिंधु जल समझौता, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, तो दोस्तों बर्लिन की दीवार 1961 में बना था। ठीक है, और 1991 या 90 में शायद इसको गिरा दिया गया था। ठीक है, लेकिन बना था 1961 में। ओके, नेक्स्ट है वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। वैश्वीकरण
किस विचारधारा पर आधारित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वैश्वीकरण उदारवाद पर आधारित है, साम्यवाद पे नहीं है। ठीक है, उदारवाद पे आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों पंचायती राज का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 दिन बाद हमारे यहाँ पंचायती राज चुनाव भी है। ठीक है, 24 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव है, जिसका शोर शराबा बाहर को सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में। ठीक है, सो बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया था? यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर पर पंचायती राज को लागू करने का सुझाव दिया गया था? तो बलवंत राय मेहता की बात हुई है, तो दोस्तों याद रखिए, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज को सुझाव दिया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही अगर आपका रहता अशोक मेहता। ठीक है दोस्तों, क्या रहता? अशोक मेहता कितने स्तर बताए हैं? तो अशोक मेहता ने 2 स्तर बताया था, लेकिन बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय बताया था। ठीक है, और वही चलता है, 3 स्तरीय चलता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? ओके दोस्तों, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था आपका 1992 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है। ठीक है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा वह किसी विदेशी सत्ता के वश में नहीं है तथा अपनी इच्छा से अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है क्वेश्चन, 1 मिनट सॉरी, ठीक है दोस्तों, क्या है, वह किसी विदेशी सत्ता के वश में नहीं है तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है तथा उसे त्याग कर सकता है। यह इसका क्या है ऑप्शन होगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत क्या है क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना का अनुसार भारत के संप्रभुता राज्य है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, संप्रभुता का अर्थ होता है क्या कि अपना फैसला खुद लेना, किसी के बस में ना होना, अपने फैसला खुद ले सकते हैं, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो चाहे वह आंतरिक स्तर की बात हो, किसी भी स्तर पर जब फैसला हम खुद से लेते हैं तो वह कहलाता है संप्रभुता कहलाता है। ठीक है, और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, हम जानते हैं। अगला आपका है भारतीय संविधान सभा में देशी रियासत को कितने सदस्य थे? ठीक है सो भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने स्थान दिए गए थे, या बोल सकते थे कितने सदस्य थे? तो दोस्तों देशी रियासत के आपके 93 सदस्य थे, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? ठीक है, तो संविधान ने राजभाषा हिंदी को बनाया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ठीक है, सो चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों आपका चुनाव आयोग का संबंधित अनुच्छेद 324 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आपका है संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या है? ठीक है दोस्तों, संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या है? तो शक्ति का विभाजन पर जोर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप इसको एग्जाम में छोड़िएगा, कोई और क्वेश्चन बना लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप 50 आराम से बना सकते हैं क्वेश्चन, एकदम सही, जिस पे कन्फ्यूजन है उसको आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है किसने कहा कि दोष होते हुए भी, ठीक है दोस्तों, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? ओके दोस्तों, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो यह कथन हेराल्ड लास्की का है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन है आपका 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है दोस्तों, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद उस समय था, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1975 में आपातकाल की घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके ऑब्जेक्टिव 100। ठीक है, उम्मीद है आपने सारे प्रश्न कर लिए होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, काफ़ी मेहनत किया गया वीडियो बनाने में।
तो बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिसका आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइएगा, आर्ट्स मास्टर सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ठीक है।